बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने लगे हैं रिमेनिंग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो है वो देख लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे 5th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। पहले हम देखते हैं कि ऑर्गन कैसे बनते हैं। मुख्तलिफ जो टिश्यू होती हैं जब वो इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे होने के बाद वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना देती हैं, तो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम कैसे बनते हैं। जब डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो मिल के कोई एक स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं तो वो क्या बना देते हैं, ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास मेन टर्म है इसकी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शन असेंबल टुगेदर इन स्ट्रक्चर टू कैरी आउट इट्स फंक्शन विद ग्रेटर एफिशिएंसी। मुख्तलिफ जो टिश्यू होती हैं वो असेंबल होके एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। ग्रेटर एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, बेहतरीन तरीके के साथ। तो इन स्ट्रक्चर को हम कह देते हैं कि दीज आर नोन एज ऑर्गन्स। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने ऑर्गन की डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं ऑर्गन की। हियर इज ब्रेन, लंग्स, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, पैंक्रियास, स्टमक, हार्ट, एसोफेगस। इनमें से हम एक ऑर्गन लेते हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। हम यहाँ पे स्टमक पे बात करते हैं। हमें पहले पता है कि स्टमक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है और ये प्रोटीन की डाइजेशन इस हिस्से में होती है। देखते हैं इसके दो कंपोनेंट्स को हम यहाँ पे देखेंगे। वन ऑफ देम इज सिक्रेटरी एपिथेलियम, स्टमक में मौजूद होती है। सेकंड वन इज द मस्कुलर टिश्यूज। सिक्रेटरी एपिथेलियम, सिक्रेटरी नाम से जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे सिक्रेशन होगी किसी चीज की। एपिथेलियम क्या है कि हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल हैं और वहां से कोई चीज जो है वो खारिज हो रही है। और वो क्या खारिज हो रहा है कि दैट सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में डिफरेंट एंजाइम्स हो सकती हैं जो कि प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, एंड मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ स्मूथ मसल एंड इट हेल्प इन द कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल ऑफ स्टमक। इसका काम क्या होता है, स्टमक वाली कंट्रैक्शन करवाना ताकि जो फूड है थॉरोली मिक्स हो जाए एंजाइम्स के साथ, और एंजाइम्स के साथ मिक्स होने के बाद उसको पोस्टीरियर एंड टुवर्ड इंटेस्टाइन जो है पुश कर दिया जाए। ये काम क्या होता है मस्कुलर टिश्यूज का। स्टमक हमने ऑर्गन डिस्कस किया है, उसके दो मेन कंपोनेंट देखे हैं, सिक्रेटरी एपिथेलियम एंड अदर वन इज द मस्कुलर टिश्यू, और उनके हमने रोल अलग अलग देख लिए हैं। अब यहाँ दिखाया गया है आपको कि ये देखिए ये स्टमक है, दिस इज द स्टमक एंड दिस इज द स्मूथ मसल्स ऑफ स्टमक, those contract to push the food toward the posterior end, and here is a single layer of cell that is the secretory epithelium that secrete gastric juice for the digestion of protein. Okay, next we move toward इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या होता है कि ऑर्गन फॉर्मेशन जो है वो सिंपल नहीं होती, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होती है, और ऑर्गन ही मिलकर क्या करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और वही ऑर्गन सिस्टम जो है पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। प्लांट्स की अगर हम बात करें, यहाँ प्लांट्स के भी हम 2-3 ऑर्गन डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज द रूट। रूट का पहला फंक्शन क्या है कि वो प्लांट की बॉडी को जमीन के अंदर एंकर करती है और उसके अंदर एंटर करवाती है। सेकेंड काम क्या है कि ज़मीन से ली गई सारी की सारी फूड को स्टोर कर लेना। थर्डली क्या करती है, प्रोक्यूर करती है वाटर को भी और मिनरल्स को भी, क्योंकि वाटर और मिनरल्स की अवेलेबिलिटी सॉइल से ही होती है हमेशा, और फिर वहां से ये एब्जॉर्ब करती है और पूरी बॉडी के अंदर जो है, प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है बाय मीन ऑफ जाइलम वेसल्स। सेकेंड ऑर्गन इज ऑफ द प्लांट इज द शूट। शूट का फंक्शन क्या होता है कि पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट करना। थर्ड ऑर्गन इज द लीव। लीव का फंक्शन क्या होता है कि फूड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गन है ये, इन्हें हम फूड फैक्ट्रीज भी कहते हैं बिकॉज ऑफ द occurrence ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सो दिस वन इज द रूट, हियर इज a shoot system, root system, these are the leaves of plants, and this orange color organ is the flower, and we know very well that flower is the reproductive organ of the plant, जो कि प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और स्पेशली इन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म प्लांट में ये हेल्प करते हैं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट में ही पोलिनेशन का अमल होता है। अब पोलिनेशन जो है वो सेल्फ भी हो सकती है, क्रॉस भी हो सकती है। सेल्फ पोलिनेशन में अब होता क्या है कि ये देखिए ये एक ऑर्गन है, फ्लावर दिखाया गया है, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों मौजूद हैं। दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड दिस वन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मेल का जो है पार्ट जहाँ पे आगे पोलन गिरते हैं वो हमारे पास क्या है, स्टिग्मा, और जो मेल का है वो हमारे पास है एंथर। एंथर से स्टिग्मा जो है वो जाते हैं फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर,
और यहाँ से बनती है पोलन ट्यूब, जिसके जरिए ये सारे पोलन ग्रेन इधर ओव्यूल में आते हैं और यहाँ पर मौजूद एग के साथ वो फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं, जिससे नेक्स्ट जो है रिप्रोडक्शन का अमल कंप्लीट होता है। तो ये फ्लावर हमारे पास क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। और जो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन है वो एनिमल्स में लिटिल बिट मोर कम्प्लेक्स होती है एज कम्पेयर टू प्लांट्स। तो हमारे पास ये एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ये हो गया है कंप्लीट। अब हम मूव ऑन करते हैं टुवर्ड्स सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल में क्या होते हैं, अब ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम का कम्बिनेशन होगा तो वो पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। अब उस ऑर्गेनिज्म के जो अपने फंक्शन होंगे, अपनी एक्टिविटीज होंगी, वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर लेगा। तो हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं इसको, वेरियस ऑर्गन इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। तो वो क्या कर देते हैं, इंडिविजुअल बना देते हैं दी होल ऑर्गेनिज्म। अब हर ऑर्गेनिज्म की जो है अपनी उसकी इंफरादी जो होती है, इंडिविजुअलिटी होती है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स अलग होती हैं। किसी एक ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक दूसरे के साथ नहीं मिलती हैं। इवन के मॉर्फोलॉजिकली भी हम देखें तो ह्यूमन में भी देखें कि तो एक जो दोनों बहन भाई भी होते हैं वो भी मॉर्फोलॉजिकली 100% सेम नहीं होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। और हर इंडिविजुअल जो है उसके डिफरेंट जो बॉडी ऑर्गन है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं, कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। हियर इज एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे इंडिविजुअल है, इसने अपना हाथ क्या किया, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट पे रखा है। अब इसने हाथ को एकदम से पीछे पुल तो कर लिया, लेकिन ये पुल हुआ किस तरह, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ब्लू कलर में जो जा रही है लाइन आप देखें, ये एक इम्पल्स है जो कि हमारे पास यहाँ आती है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आती है। स्पाइनल कॉर्ड में क्या होते हैं, इंटर न्यूरॉन्स होते हैं, और हमारे हैंड्स में क्या होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन से ये कहाँ सिग्नल जा रहा है, इंटर न्यूरॉन्स की तरफ। इंटर न्यूरॉन से फिर नेक्स्ट ये जाएगा हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स की जानिब। और मोटर न्यूरॉन्स क्या करती हैं कि इन सिग्नल्स को लेकर चले जाते हैं इफेक्टर की जानिब। और इफेक्टर जो होते हैं वो दो होती हैं, वन इज द मसल एंड सेकंड वन इज द ग्लैंड। तो यहाँ आ गया सिग्नल, दी मसल्स के पास आ गया है। तो मसल जो है फौरी तौर पे कंट्रैक्ट करेंगी और फौरी तौर पे अपने बाजू को ये इंडिविजुअल पीछे की तरफ पुल कर लेगा। तो अब यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह हमारा आर्म जो है इसका कनेक्शन स्पाइनल कॉर्ड से हुआ, और फिर उसी के बाद क्या हुआ, मसल्स की तरफ सिग्नल आया और हमने क्या कर लिया, जब अपने हैंड को पीछे की तरफ पुल कर लिया। तो इस तरह इंडिविजुअल का हर एक बॉडी पार्ट के आपस में कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। कोई हर एक बॉडी पार्ट जो इंडिविजुअल वर्क नहीं कर रहा होता, उनकी एक दूसरे के साथ क्या होती है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होती है। अब यहाँ पे एक कोई सैंपल हम लेते हैं, ऊपर हमने वो रिफ्लेक्स आर्क की देख ली। यहाँ सेकंड हम देखते हैं कि अगर कोई मैन है वो एक्सरसाइज कर रहा है या हार्ड जॉब कर रहा होता है तो उसके मसल्स तो काम कर रहे होते हैं, वो तो हमें पता है। लेकिन साथ साथ क्या होता है कि रिस्पायरेशन रेट बढ़ जाता है, हार्ट बीट जो होती है फास्ट हो जाती है, ताकि क्या किया जा सके, सप्लाई की जैसे मसल्स को विद इंक्रीज ऑक्सीजन एंड फूड विच दे नीड फॉर कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज। क्योंकि मसल्स की प्रॉपर एक्टिविटीज के लिए उनको प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई करना, फूड सप्लाई करना जरूरी होता है। तो इस केस में क्या होता है कि रिस्पायरेशन रेट और हार्ट बीट रेट दोनों बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे भी हमने देखा है कि सिर्फ पहले मसल्स कंट्रैक्ट मसल्स कर रहे थे, लेकिन साथ साथ क्या हुआ है, सेकेंडरी फंक्शंस क्या हो रहे हैं कि रिस्पायरेशन रेट इंक्रीज हो रहा है, हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है to provide oxygen and food to the continuous working muscles. नेक्स्ट देखते हैं कि एनिमल्स जो है कोऑर्डिनेशन इज अचीव्ड बाय मीन ऑफ नर्वस सिस्टम। कोऑर्डिनेशन जो है अचीव किससे होती है, नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि पाइनियल ग्लैंड होते हैं ब्रेन में होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड भी ब्रेन में होता है। अब जो होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रेशन है वो, और जो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम की सिक्रेशन है वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होती हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो कहाँ काम करता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में हार्मोन की सिक्रेशन होनी होती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या होते हैं कि प्रॉपर सिग्नल आता है पिट्यूटरी ग्लैंड की जानिब कि अब क्या होगा कि किस हार्मोन की हमें ज़रूरत है वो बॉडी में रिलीज किया जाएगा। और हाइपोथैलेमस जो ब्रेन का ऑर्गन है, ब्रेन का पार्ट है, वो भी क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड की प्रॉपर सिक्रेशन में हेल्प करता है। तो इस तरह हम कहते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड होते हैं। यहाँ पे देखिए थायराइड ग्लैंड है, नेक रीजन में होता है। तो थायराइड ग्लैंड का काम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाना। अब जब भी बॉडी में थायरॉक्सिन जो हार्मोन है उसका लेवल कम होगा तो अल्टीमेटली सिग्नल जो है ब्रेन के हाइपोथैलेमस की तरफ जाएगा, और फिर वहां से वो सिग्नल भेजेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की जानिब, पिट्यूटरी ग्लैंड फिर भेजेगा अगेन सिग्नल थायराइड ग्लैंड की जानिब, और थायराइड ग्लैंड फिर क्या करेगा, थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में बढ़ाना शुरू कर देगा। इस तरह तकरीबन बहुत हद तक हम देखते हैं कि हर एक बॉडी पार्ट, हर एक ग्लैंड वो आपस में कोऑर्डिनेशन से वर्क कर रहे हैं।
प्लांट में क्या होता है कि ओनली लॉन्ग टर्म रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज ब्रॉट अबाउट बाय हार्मोन्स। प्लांट में सिर्फ और सिर्फ जो एक्टिविटीज हैं वो हार्मोन्स के जरिए होती हैं। अब हार्मोन यहाँ पे क्या है कि हार्मोन ये क्या होते हैं, केमिकल होती हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं कि जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म की डिफरेंट एक्टिविटीज में अपना फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ऑर्गेनिज्म वर्क एज अ होल एंड इंटरेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू द एनवायरनमेंट चेंज एज अ होल। ऑर्गेनिज्म का जो होता है रिस्पॉन्ड अपने इन्वायरमेंट में आने वाली तब्दीलियों की वजह से वो क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही उस तब्दीली की तरफ मूव करता है, उसको रिस्पॉन्स शो करता है। तो ये था हमारे पास इंडिविजुअल लेवल कि इंडिविजुअल जो है वो बनता कैसी है और उसके अंदर उसके डिफरेंट बॉडी पार्ट जो होते हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड किस तरह होती हैं, किस तरह एक बॉडी पार्ट जो है वो दूसरे पे डिपेंडेंट है, एक ग्लैंड से होने वाले जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो किस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्ट होती हैं, ये किस तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उन हार्मोन के रिलीज को इन्हांस करता है, ये हमने इसमें देखे। नेक्स्ट मूव करते हैं पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का क्या होता है कि पॉपुलेशन जो है ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। कंडीशन है कि स्पीशी भी सेम हो, जगह भी सेम हो और टाइम भी सेम हो, तो उसे हम क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन कह देते हैं। जैसे हम देखते हैं ना राइस फील्ड के अंदर बहुत सारे माइस अगर इकट्ठे रह रहे हैं तो उन्हें हम क्या कह दें कि माइस की पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये हम पहले इसको डिफाइन कर लेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, नंबर ऑफ रैट्स इन ए फील्ड ऑफ राइस, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास और ह्यूमन पॉपुलेशन इन सिटी। ये सारे हमारे पास क्या है कि पॉपुलेशन की एग्जाम्पल्स हैं। पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, देन ऑर्गेनिज्म। This level of organism has its own attributes which come into being by living together of a group of organism of the same species। मतलब कहने का ये है कि पॉपुलेशन की आप जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे सबसे पहले आपने इसकी डेफिनेशन कर लेनी है, उसके बाद आपने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स कोट कर देनी है कि माइस पॉपुलेशन इन राइस फील्ड, स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी इन बायोलॉजी क्लास एंड द पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन इन ए सिटी। उसके बाद जो है पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज इन्वॉल्व। यहाँ पे कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता बल्कि एक स्पीशी की अलॉट ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। तो हमारे पास ये क्या है, हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं पॉपुलेशन की कौन कौन सी हो सकती हैं। फर्स्ट वन यहाँ पे आता है जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्पेसिफिक अलील इन ए पॉपुलेशन टू द टोटल नंबर ऑफ ऑल अलील। अब अलील क्या है, अलील एक्चुअली होते हैं कि जीन का काउंटर पार्ट है, जीन का पार्टनर है अलील। ठीक है, जीन जो हमारे पास बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, विरासत की जो बुनियादी इकाई है जीन, उसका जो पार्टनर है वो होते हैं अलील होते हैं। ठीक है, जैसे अब अगर हम प्लांट में बात करें, प्लांट की हाइट की बात करें तो प्लांट की हाइट के लिए 2 अलील होती हैं। एक तो होती है उसकी टालनेस के लिए, एक होती है उसकी डिवार्फनेस के लिए। ये अब क्या होती हैं, 2 अलील होती हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक अलील को देखते हैं कि जो अलील फॉर स्पेसिफिक हम बात कर लेते हैं टालनेस की, कि एक कोई पी प्लांट है और उसकी टालनेस के लिए जो अलील है वो हमारे पास, हम उसे कह देते हैं कि ये हमारे पास कैपिटल आर एक अलील है जो कि प्लांट की टालनेस को शो करती है। तो हमने उस टालनेस वाली जो अलील है उसकी रेशो देखनी है उस पूरी पूरी पॉपुलेशन के अंदर के टालनेस वाले प्लांट जो हैं पूरी पॉपुलेशन के अंदर कितने हैं, उस चीज की जो हम जो रेशियो जो देख रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं जीन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है, जीन फ्लो। जीन फ्लो का मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल बाय इंटरब्रीडिंग फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशी टू अनदर। मतलब क्या करवाया जाए कि एक स्पीशी की जो 2 डिफरेंट पॉपुलेशन है उनके दरमियान में रिप्रोडक्शन करवाया जाए, ब्रीडिंग करवाई जाए, और उन ब्रीडिंग के नतीजे में जो नया जेनेटिक मटेरियल जो है वो इंट्रोड्यूस होता है, इस चीज को हम कहते हैं जीन फ्लो। दिस वन इज द सेकंड एट्रीब्यूट ऑफ द पॉपुलेशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन इन सक्सेसिव एज कैटेगरी इन गिवन पॉपुलेशन, के को खास पॉपुलेशन हमारे पास मौजूद है और उसमें किस एज वाले लोग जो हैं उनका नंबर क्या है। मतलब अगर हम यहाँ पे देखते हैं यंग कितने हैं, अडल्ट कितने हैं, या अगर चाइल्ड रेट कितने हैं, तो ये चीज़ें किस में आती हैं, एज डिस्ट्रीब्यूशन में आती हैं कि किसी भी पॉपुलेशन में कितनी एज वाले लोग जो हैं कितने नंबर पाया जा रहा है। ये हमारे पास इसका थर्ड एट्रीब्यूट था। फोर्थ में मूव करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट ज्योग्राफिकल एरिया, के पर यूनिट एरिया पर कितने इंडिविजुअल जो हैं वो रह रहे हैं। दिस इज इंक्लूडिंग द पॉपुलेशन डेंसिटी। This one is the fourth attribute of the population. Fifth one is population pressure. Population pressure ये तो अंडरस्टूड से फैक्टर है कि अगर एक जो स्पीशी की पॉपुलेशन एक एरिया में रह रही है और उनमें रिप्रोडक्शन का रेट बहुत ज़्यादा हो गई है और
रिप्रोडक्शन रेट ज़्यादा हो गया है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और उनका जो है सर्वाइवल रेट जो है वो भी सिर्फ उनका जो रिसोर्स जिसपे वो फीड करते हैं वो सबका सेम है। तो इसकी वजह से फिर क्या होगा कि जो उनके जो रिसोर्सेज थे खुराक वगैरह के वो क्या हो जाएंगे, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे। अल्टीमेटली फिर क्या होगा कि डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, इंडिविजुअल की पॉपुलेशन क्या होने लग जाएगी, डिक्लाइन होने लग जाएगी। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन प्रेशर इस चीज़ को हम कहते हैं। ऑल दीज आर न्यू पैरामीटर विच हैव अपीयर टू यू टू पॉपुलेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये सारे जो हमने एट्रीब्यूट्स देखी हैं ये सारे के सारे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स हैं। तो जब आप पॉपुलेशन की लेवल को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन करती हैं, 1 to 3 एग्जाम्पल आप कोड कर देते हैं। उसके बाद आपने यहाँ थोड़ी सी इसके बारे में बता देना है कि ये हमारे पास हाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देन आपने इन 4-5 एट्रीब्यूट्स को अलग अलग हेडिंग के साथ एक्सप्लेन कर देना, तो आपका ये पॉपुलेशन का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी हमारे पास 8th लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। कम्युनिटी में क्या होता है कि पॉपुलेशन जो होती है डिफरेंट स्पीशीज की वो मिलती हैं और वो एक ही जगह पे भी रहती हैं, और वो क्या बना देती है, कम्युनिटी बना देती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, हियर इज गुड एग्जांपल, ज़ेब्रा है, और यहाँ पे ज़ेब्रा के बाद देखो आप ऑस्ट्रिच वगैरह है, लाइन है और ट्रीज हैं। अब देखो यहाँ पे कोई एक स्पीशी नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज हैं, डिफरेंट स्पीशी की पॉपुलेशन है, और वो एक ही हैबिटाट में रह के वो क्या बना रही हैं, कम्युनिटी बना रही हैं। ठीक है। अब ये कम्युनिटी में हो सकता है कि पॉपुलेशन जो है किसी एक स्पीशी की वो बढ़ जाए या कम हो जाए, ये सारी चीजें जो होती हैं वो डिपेंड कर रही होती हैं ए बायोटिक फैक्टर पे। ए बायोटिक फैक्टर क्या होता है कि हो सकता है किसी एक स्पीशी के लिए वहाँ की आबो हवा जो है वो परफेक्ट ना हो, या वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बेस्ट ना हो, तो उस स्पीशी की पॉपुलेशन में क्या आना शुरू हो जाएगा, डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता उसका नंबर ऑफ जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कम्युनिटी में यही होता है कि एक ही हैबिटाट में जो डिफरेंट स्पीशी की पॉपुलेशन रहती हैं उनका जो नंबर है वो बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। All these things depend upon the abiotic pattern. Some communities are complex and well interrelated. कुछ बहुत ज़्यादा complex होती हैं, कुछ कुछ simple भी हो सकती हैं। In simple community, any change can have a drastic and long lasting effect. अगर कोई बहुत simple सी community है, वहाँ पे रहने वाले जो individual हैं या वहाँ पे जो पॉपुलेशन रह रही है डिफरेंट स्पीशीज की, उन्होंने खुद को इन्वायरमेंट के मुताबिक अच्छा अडॉप्ट नहीं किया हुआ, तो अगर थोड़ा सा भी कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता है, क्लाइमेट चेंज होता है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, और वो इस हद तक इफेक्ट हो सकता है कि वो सर्वाइव ही ना कर पाए। तो ये सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ से इसकी डेफिनेशन करनी है। नेक्स्ट आप लोगों ने मूव करना है, कुछ कम्युनिटीज जो हैं वो कम्प्लेक्स होती हैं, कुछ क्या होती हैं, सिंपल होती हैं, और जो सिंपल कम्युनिटी होती हैं उनमें किसी भी किस्म का चेंज अगर आ जाए तो उसका इफेक्ट क्या होता है। ऑर्गेनिज्म स्टडीज को ऑर्गेनिज्म की हमने देखा है कि अब हमने ऊपर सारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, और हमने चेक किया है कि हमने एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो किसी एक लेवल पर नहीं की, हमने जो है डिफरेंट लेवल पे की है। हमने एटॉमिक लेवल पे भी की है, हमने मॉलिक्यूलर लेवल पे की है, टिश्यू लेवल, सेल, सेल ऑर्गेनेलीज, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, सब लेवल पे की है। तो ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी होती है वो किसी एक लेवल पर नहीं होती, वो डिफरेंट लेवल्स पर होती है। और हम इनमें ये भी चेक करती हैं कि किस तरह जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के सर्वाइवल रेट को या उसकी एक्टिविटीज को इफेक्ट कर रही होती हैं। अब ऑर्गेनिज्म का अगर हम इंटरेक्शन देखें कम्युनिटी के अंदर, उसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट शेप्स हैं। पेरिडेशन, पेरिडेशन में क्या होता है जी, इसमें दो पार्टनर होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो साथ रह रहे होते हैं, उसमें एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को नुकसान होता है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, प्रेडिशन कहते हैं। और ये आता किस में, कौन सी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हैं इसकी, जस्ट लाइक आप कह सकते हैं कि सर्शियोकुलाई बैक्टीरिया जो है ह्यूमन इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, वो वहां से क्या करता है कि चलो कुछ हद तक तो वो डाइजेशन के में हेल्प करते हैं, लेकिन इन रिटर्न वो इफेक्ट भी करता है ह्यूमन को, और ह्यूमन से खुद फूड भी ले रहा है। तो वो किसकी एग्जांपल आ गई है, प्रेडिशन की। पैरासाइटिज्म, सेम पैरासाइट में क्या, अब पैरासाइटिज्म में ये होता है, कोई एक पैरासाइट होते हैं वो होस्ट के ऊपर रहते हैं और वहां से फूड भी लेते हैं, और इन रिटर्न अपना जो लाइफ साइकिल है वो भी होस्ट की बॉडी के ऊपर ही कंप्लीट करते हैं। तो ये पैरासाइटिज्म, इस चीज को हम कहते हैं। कमेंसलिज्म में क्या होता है जी, कमेंसलिज्म में जो एक पार्टनर होता है उसको तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। ये सारे जो मैं आप लोगों को ये रिलेशनशिप बताती आ रही हूँ ना, ये दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान में होती हैं। ठीक है, आप कमेंसलिज्म की एग्जांपल अगर ले लें, कोई स्मॉल फिश है और वो शार्क की बॉडी के ऊपर जाकर अटैच हो गई है, तो शार्क जो है वो विद इन अ रिवर या विद इन ओशन एक पोल से दूसरे पोल की तरफ मूव करती है, नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। तो वो जो स्मॉल फिश उससे अटैच हुई होगी
तो उसको क्या मिल जाएगी, इजी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी और एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, और वो अपनी जो फूड की अवेलेबिलिटी है, फूड के जो चांसेस है मिलने के, वो उसके बढ़ जाएंगे। लेकिन इसकी वजह से शार्क को तो कोई इफेक्ट नहीं ना होगा। तो इस चीज को हम कहते हैं कमेंसलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, ये बाहमी ताल्लुक होता है, इसमें दोनों को ही फायदा होता है। इसमें आप ऐसी एग्जाम्पल जो ले सकते हैं वो फंजाई एंड एलजी की ले सकते हैं। फंजाई और एलजी एसोसिएशन को हम बोलते हैं लाइकन बोलते हैं। इसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे होती हैं। आगे आता है जी कंपटीशन। कंपटीशन में क्या होता है कि सम टाइम कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होती हैं जिनका जो रिसोर्सेज हैं, जिनकी जो फूड सप्लाई है, वो एक जैसी हो जाती है। तो उस केस में अगर जो वो तमाम इंडिविजुअल जिनकी अच्छी से सर्वाइविंग एबिलिटी होगी, जिनके जीन फ्लो अच्छा होगा, जीन फ्रीक्वेंसी उनकी अच्छी होगी, तो वो जो है रिसोर्सेज पे ज़्यादा फीड कर जाएंगे। और जिनकी अच्छी चीज़ें अडेप्टेशन जिनके अंदर अच्छी नहीं हुई होगी, वो क्या हो जाएगी, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं जी लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। लिविंग वर्ल्ड जो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कोई स्मॉल एरिया में नहीं है, वो एक बहुत ज़्यादा एनॉर्मस है, बहुत ह्यूज है। जब से लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं इवॉल्व हुए हैं, तब से उनके अंदर एवोल्यूशन जो है होती ही चली जा रही है ज़मीन के ऊपर। और अब तकरीबन ज़मीन का बहुत सारा हिस्सा जो है और दुनिया का बहुत सारा हिस्सा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ही घेरा हुआ है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडी थ्रू बायोम्स, और हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी जो है वो बाय मीन ऑफ बायोम करते हैं। अब बायोम क्या है, बायोम हमारे पास वो कम्युनिटी होती हैं, वो रीजन्स होती हैं जिनकी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ द क्लाइमेट पैटर्न, कि वहाँ का आबो हवा, वहाँ के मौसम के लिहाज से उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। जैसे यहाँ पे दो तरह के दिखाए गए हैं, वन इज द डेजर्ट बायोम, अनदर वन इज द एक्वेटिक बायोम। डेजर्ट बायोम में हम देखते हैं कि यहाँ पे दिखाए गए हैं कैक्टस प्लांट दिखाए गए हैं, तो कैक्टस प्लांट सिर्फ और सिर्फ डेजर्ट्स में ही होती हैं। एंड यहाँ नीचे एक्वेटिक बायोम में फिशेज दिखाए गई हैं, कुछ और लोबस्टर्स वगैरह, स्लीमेंटस वगैरह दिखाए गए हैं, स्नेक्स दिखाए गए हैं। तो ये एक्वेटिक स्पीशीज ये होती हैं। तो इसी लिहाज से बायोम जो हैं उनको हम क्लासीफाई तो करते हैं, नहीं क्लासीफाई करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ द क्लाइमेट। तो अगर हम किसी एक क्लाइमेट की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे रहने वाले एनिमल प्लांट की स्टडी भी हम आसानी से कर सकती हैं। और ये जो बायोम्स होती हैं इनको नाम दिया जाते हैं दो मेजर पैटर्न पे। एक तो ये होता है कि वहाँ पे मौजूद प्लांट्स और एनिमल्स की बेस पे हम नाम देती हैं, और सेकेंडली हम उनको नाम देती हैं कि उस इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए हम उनको नाम देती हैं। तो ये हमारे पास था लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। होपफुली आप लोगों को इस टॉपिक की बेहतरीन तरीके से समझ आ गई होगी।